रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज की जो अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले एक तो जो स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ गया। जिस तरह का ये इलेक्शन हुआ है और जैसा इलेक्शन हुआ वैसा ही स्टेटमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उनका ये कहना है कि ये तो एक तरह का ढोंग है जो रचाया गया है ख़ास तौर पर पंजाब में, और जो कुछ इलेक्शन वाले दिन दोबारा हुआ 21 अप्रैल को, ये तो 8 फरवरी से भी एक आगे बढ़ के काम किया इन्होंने, और धांधली नहीं थी, ये तो कुछ और ही था, कोई नई चीज़ थी, मुझे तो ऐसे महसूस हो रहा था। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टेटमेंट ये है कि तहरीक इंसाफ ने कल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन को ढोंग करार देते हुए जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर दिया है। यानी जुम्मे वाले दिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान के अंदर हर सूबाई असम्बली के हल्के में एहतजाज करेगी। यानी ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया एक तरीकाकार है और वो इसको अडॉप्ट कर भी सकती है। उनकी जब मीटिंग हुई कोर ग्रुप की तो उसके अंदर ये फैसला किया गया कोर कमेटी में कि एहतजाज को पूरे मुल्क के मैप के ऊपर फैला दिया जाए। यानी बजाय इसके कि हम एक जगह के ऊपर अनाउंस करते हैं एहतजाज का, वहाँ पे हुकूमत बहुत बड़ी तादाद में लॉ इन्फोर्समेंट को भेज देती है, दफ़ा 144 लगा देती है, पकड़ धकड़ शुरू कर देती है। तो वो नॉर्मल जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको ऐसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एक रीजनल पार्टी है या जिसके पास गिने चुने वर्कर्स हैं या जिसके पास वर्कर्स की एक महदूद तादाद है, या वो मिसाल के तौर पे कि मजहबी सियासी जमात है, वो अपने मदारस के तलबा को ला सकती है, या एक पार्टी है उसके मखसूस तबका उसका फॉलोअर है वो उनको ला सकती है, तो उन्हें रोका जा सकता है। पूरे मुल्क के नक्शे के ऊपर पूरे मुल्क में जगह जगह एहतजाज करने की एबिलिटी बहुत कम पॉलिटिकल पार्टीज के पास है पाकिस्तान में। और इस वक्त जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास ये सलाहियत सबसे ज़्यादा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। तो ये आइडिया उनका बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर वो ये कहते हैं कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं हर शहर के प्रेस क्लब में, तो हर शहर की आधी पुलिस प्रेस क्लब में पहुंच जाएगी और वो कारकुनों को वहां नहीं जाने देगी। जो जाएंगे उनको पकड़ेंगे, डंडे मारेंगे, और इस तरह कारकुन एहतजाज नहीं कर पाएंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। एहतजाज का मकसद क्या होता है? एहतजाज के जो बड़े मकासद होते हैं ना, उनमें देखिए पूरी दुनिया में तो एहतजाज का मकसद ये होता है कि लोगों की बात सुनी जाए और वो जो चाहते हैं उसके मुताबिक हुकूमत अपनी पॉलिसी को तब्दील करे, और उसके लिए वो एहतजाज करते हैं, वो अपनी ताकत को शो करते हैं और वो मुज़ाहमत करते हैं। दुनिया भर में ये होता है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है, एहतजाज का मकसद क्या हो सकता है? नंबर एक तो एहतजाज का मकसद वही है जो दुनिया में हर तरफ होता है कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, इस ज्यादती को बंद किया जाए। लेकिन इस वक्त जो हिकमत अमली है इसमें एहतजाज का मकसद क्या है? एक तो यह है कि एहतजाज रजिस्टर्ड हो और एक दबाव पैदा हो। यानी हमारा एहतजाज रजिस्टर्ड हो, मीडिया उसको रिपोर्ट करे और एक दबाव पैदा हो मौजूदा हुकूमत के ऊपर, लोकल और इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के ऊपर कि जनाब पाकिस्तान की पब्लिक कहीं और खड़ी है और पब्लिक की बात माननी चाहिए। एक तो यह मकसद है। दूसरा मकसद एहतजाज का यह है कि कारकुन मुतहर्रिक रहें। जो कारकुनों के अंदर एक मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है, कारकुन मायूस ना हो, वो अपने आप को अपनी पार्टी के साथ जोड़ कर रखे। मैंने आपको पहले बताया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और गुज़िश्ता 2 दहाइयों की जो पाकिस्तान की सियासत है, इसमें कुछ नए लोग पाकिस्तान की सियासत के अंदर एंटर हुए हैं। इनमें एक बहुत बड़ी ताकत वकला की है। वकील बहुत बड़ी ताकत के साथ एंटर हुए पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो है वो सिविल सोसाइटी ने बहुत अहम रोल प्ले किया है। पहली मर्तबा पाकिस्तान की मिडिल क्लास, जिसमें लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास और ऐसे लोग जो पिसे हुए तबकात हैं, उन सब ने पाकिस्तान की सियासत में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना शुरू किया। पढ़ा लिखा तबका पहली मर्तबा सियासत के अंदर अपना स्टेक ढूंढता आ गया कि ये मुल्क चलेगा तो इसका फैसला हम भी करेंगे। इससे पहले मुझे अच्छी तरह याद है, हम बहुत छोटे छोटे होते थे तो हम अपने बड़ों के मुंह से यही सुनते थे, ये मुल्क का कुछ नहीं बनना। जो लोग जहां पे 4 बंदे बैठते थे कहते थे मुल्क का कुछ नहीं बन सकता, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहां जो अमेरिका चाहता है वो होता है। कोई कहता था यहां जो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है वो होता है। जो करांदी है फौज करांदी है, जो करांदा अमेरिका करांदा है। ये इस तरह की बातें हम सुना करते थे। लेकिन फिर हमने देखा कि एक वक्त ने अंगड़ाई ली, पाकिस्तान में ऐसे लोग पैदा हो गए या सियासत के अंदर ऐसे लोग आ गए जो ये दावा करते हैं कि ये मुल्क उनका है, और वो ये कहते हैं कि इस मुल्क के फैसले भी वही करेंगे, और वो ये कहते हैं कि अगर जमहूरियत है तो हमारा वोट फैसला करेगा कि इक्तदार किसके पास होगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि जिनके पास इक्तदार होता है वो उनको अकाउंटेबल भी कर रहे हैं। यानी ये वो लोग हैं जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से माफ़ी मंगवा लेते हैं, वहाँ इमरान खान की हुकूमत है,
ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैसले बदलने पर मजबूर कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो निकलकर वोट भी डालते हैं, सपोर्ट भी करते हैं और बाद में एहतसाब भी करते हैं। ये लोग दर्द सर बन गए हैं जो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज या एस्टेब्लिशमेंट या जो स्टेटस को के हामी जितने भी ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, ये उन सब के लिए दर्द सर बन गए हैं। अब इन लोगों से जान छुड़ानी है तो इनको मायूस करना पड़ेगा। तो दूसरा मकसद जो एहतजाज का है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो ये है कि किसी तरह भी ये जो लोग हैं, ये जो लोग पाकिस्तान की सियासत के अंदर रोल प्ले करना चाहते हैं, जिनको शऊर भी है, जो इल्म भी रखते हैं, जो सवाल भी उठाते हैं, जो जवाब भी मांगते हैं, ये जो नए किस्म के लोग आए हैं, ये लोग मायूस ना हो जाए, इनको मुतहरिक रखा जाए। दूसरा मकसद ये है। अब देखिए, अगर एक जगह पे एहतजाज करेंगे तो दोनों मकसद पूरे नहीं होते। यानी वहां गिरफ्तारियां हो जाएंगी और उसको दबा दिया जाएगा और पाकिस्तान का मीडिया उसको दिखाएगा भी नहीं। पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो दिखाता भी नहीं है। थोड़ा सा सोशल मीडिया पे शोर मचेगा, उसको पाबंदी लगा देंगे, उस वक्त बंद कर देंगे। अब तो ये इंटरनेट भी बंद कर देते हैं। और दूसरा मकसद जो है कि लोगों को मुतहर्रिक किया जाए, लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे अगर एहतजाज एक ही जगह पे रखेंगे हर शहर में। तो अब जो हिकमत अमली अपनाई गई है वो ये है कि ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान के नक्शे के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर फैला दिया जाएगा। हर सूबाई असम्बली के अंदर जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या जो आइंदा उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अपने अपने तौर पर रैलियां और जलसे और जुलूस करेंगे। इस तरह होगा क्या? होगा ये कि पुलिस की इतनी बड़ी नफरी मौजूद ही नहीं है कि वो हर सूबाई असम्बली के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद रहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोक सके। यानी मैक्सिमम पुलिस जो इस्तेमाल की जा सकती है एक सूबाई असम्बली के हल्के में, फर्ज करें लाहौर के अंदर जितने पुलिस वाले हैं उनको अगर आप डिवाइड कर दें, उन लाहौर में लगभग 30 के करीब हल्के हैं सूबाई असम्बली के। अगर 30 मुकामात पे एहतजाज हो रहा है तो लाहौर की पुलिस को आप 30 मुकामात पे डिवाइड कर दें तो भाई थानों के अंदर बाकी काम भी करने हैं, जुम्मे वाले दिन और भी बहुत सारी चीजें होनी है, क्राइम फाइटिंग भी करनी है, रिजर्व पुलिस है उसको भी रखना है, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की ड्यूटीज भी करनी है, क्राइम फाइटिंग भी करनी है। वो सारी चीजें करके अगर आप आधी से आधी पुलिस भी एंगेज करें तो आप हर हल्के के अंदर एहतजाज को नहीं रोक सकते। तो तहरीक इंसाफ का ये आइडिया ठीक है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छोड़ के या रवायती मीडिया को छोड़ के सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जाए अपने एहतजाज के लिए, उसकी प्रोजेक्शन के लिए, उसकी प्रमोशन के लिए, ताकि हर आदमी को पैगाम भी चला जाए, दुनिया भर के अंदर ये मैसेज जाए, मौजूदा हुकूमत और इनके जितने भी सहूलतकार हैं उनके ऊपर एक दबाव भी बन जाए। और दूसरा इनका मकसद ये है कि कारकुन मुतहर्रिक रहे, वो उस खतरे में ना जाए जिस खतरे का अंदेशा है जब ये एक ही जगह पे एहतजाज कर रहे होंगे। तो ये अच्छी हिकमत अमली है। तो उन्होंने कहा ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं इसके अंदर जिस किस्म का एक ढोंग रचाया गया है, इस पर जो है वो हम बहुत तेजी से एहतजाज करने जा रहे हैं, तगड़ा एहतजाज करने जा रहे हैं। और जुम्मे की नमाज के बाद पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा। बैरिस्टर गौर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अब आपको बताया कि ज़िमनी इलेक्शन में अदलिया से आरोज क्यों ना लिए गए। ये पहले तो कह रहे थे ना अदलिया के आरोज इतनी बड़ी तादाद में है नहीं, अब फिर दोबारा ब्यूरोक्रेसी के आरोज लगा दिए गए। वो बेचारे ब्यूरोक्रेट अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए मुंह उठा के पंजाब हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, मरियम नवाज की तरफ या मरियम औरंगजेब की तरफ, तो बेचारे उधर देख रहे हैं, वो बेचारे तो उधर देख रहे हैं। तो उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग के मामला पड़ जाते हैं, बेचारे ओएसडी हो जाते हैं। हालांकि जो जुडिशल ऑफिसर्स हैं उनके साथ ये उतना दबाव नहीं डाल सकते, लिहाजा जुडिशल ऑफिसर्स लगने चाहिए थे, वो नहीं लगाए गए। ये सवाल दोबारा उठाया बैरिस्टर गौर ने। इस घिनौने जुर्म से पंजाब हुकूमत मुस्तफीद होती रही है। पोलिंग स्टेशन से हमारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। कोशिश होती है बानी पीटीआई की रिहाई या महंगाई कम करने की बात करें। बैरिस्टर गौर का कहना था कि वोट ही जमहूरियत है, जो पार्लियामान का सतून समझा जाता है। वोट का सही इस्तेमाल ही असली नताइज देता है। ज़िमनी इंतखाब में जो कुछ हुआ सबने देखा। कल एक पोलिंग स्टेशन पर गया तो प्रिजाइडिंग अफसर ने रजिस्टर्ड 750 वोट बताए, लेकिन इस पोलिंग स्टेशन में 900 से ज्यादा वोट कास्ट हो गए थे। और भी बड़े बड़े लतीफे हैं, बड़े बड़े अजीब लतीफे हैं। ये भक्कर का एक रिजल्ट है और इसके अंदर जो टोटल वोट है ना, भक्कर के रिजल्ट के अंदर टोटल वोट है 1138 और यहां पीएमएलएन के उम्मीदवार को पड़ गए हैं 1127। यानी टोटल जो है वो 11 वोट ऐसे हैं जो नहीं पड़े। हाउ इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है कि सारे के सारे वोटर ने आगे वोट डाल दिया और एक ही उम्मीदवार को डाल दिया। यानी 1138 में से 1127 वोट नून लीग को पड़ गए और बाकी जो वोट है ना 11 वो किसी को भी नहीं पड़े। यानी एक भी वोट किसी और जमात का नहीं निकला। हद हो गई। वैसे इस किस्म का ये रिजल्ट बनाया गया है।
जो अपोजिशन लीडर है पंजाब में मलिक अहमद बच्चड़, उन्होंने कहा है 3 दिन पहले तमाम प्रिजाइडिंग अफसरान को गवर्नर हाउस बुलाकर फॉर्म 45 पर साइन करवा लिए गए थे। गवर्नर हाउस इस वक्त साजिशों का गढ़ बना हुआ है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चड़ ने यह बात की है। शेख वकास अकरम का स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि एक तो गवर्नर हाउस के बारे में स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने कहा लाहौर के एक हल्के से 40 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को उठाया गया। उन्होंने यह दावा किया और उन्होंने कहा उनसे फॉर्म 45 पर दस्तखत भी लिए गए हैं। अब नून लीग ये बयानियां बेच रही है, लेकिन क्या बयानियां बेच रही है वो बाद में बता दूं, लेकिन पहले आप जरा अली अमीन गंडापुर का स्टेटमेंट सुन लें, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ने हथौड़ा उठा के मारा है हुकूमत के सर पे। और उसमें अली अमीन गंडापुर ने जो बात की है मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि आईनी नुक्ता नज़र से वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी मूव कर सकते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर भी ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी के पेश नज़र फौरी तौर पर नाम निकाल दिए गए हैं ECL से। और ECL से जो नाम निकले हैं उनके अंदर महबूब सुल्तान साहब का नाम है, फवाद चौधरी का नाम है, उमर अयूब साहब का नाम है, असद उमर का नाम है और मुराद सईद का नाम है। और उनके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब का भी नाम ECL से निकाल दिया गया है और फ़रोग नसीम साहब का, शीरी मज़ारी साहबा का, तो ये नाम, अली जैदी का नाम भी निकल गया, खुसरू बख्तियार का नाम भी निकल गया, आज़म सवाती का नाम भी ECL से निकल गया, परवेज़ खटक का, शफकत महमूद का, एजाज शाह का, इन सब, गुलाम सरवर का, इन सब लोगों के नाम कई तो उधर मिल गए दूसरी तरफ जाके, लेकिन सबके नाम ECL से निकल गए हैं। लेकिन मजे की बात बताऊं, हमारा नाम नहीं निकला सहाफ़ियों का, मैंने खबर में नहीं पढ़ा, ना मेरा निकला अभी तक और ना समी इब्राहिम का नाम निकला। तो चले कोई बात नहीं, फिलहाल हम कहीं जा भी नहीं रहे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि अली अमीन गंडापुर ने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं आपके सामने रखने वाला था। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि मैं वर्कर कन्वेंशन और जलसे करूंगा, अपने मुतालबात सामने रखूंगा, देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है। हमारे उम्मीदवारों के दफ्तर तोड़े गए, मुहिम नहीं चलाने दी गई। इनका कहना था कि कल बाजोड़ में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से साबित हुआ कि सूबाई हुकूमत ने इंतखाबी अमल में कोई मुदाखलत नहीं की। हम भी खैबर पख्तूनख्वा में 2 नंबरी कर सकते थे लेकिन नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमने अवामी मैंडेट का एहतराम किया। वज़ीर आला ने कहा कि अपनी खवातीन के साथ खड़े हैं, मैं वर्कर कन्वेंशन और जलसे करूंगा, अपने मुतालबात सामने रखूंगा, देखता हूं कि मुझे कौन रोकता है, मैं अपने सूबे की अवाम की जिम्मेदारी लेता हूं। दूसरा, अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान में जलसे और जुलूस करूंगा, जिसने रोकना है रोक कर दिखाए, मेरा लीडर जेल में है, अब बहुत बर्दाश्त कर लिया। यह है जी अली अमीन गंडापुर का स्टेटमेंट। और इसके बाद आपको अंदाजा हो सकता है कि एक कदम और जाएगी सियासत। PMLN अब ये बयानियां बना रही है कि हम तो ऐसे ही जीत जाते, हमें 8 फरवरी का इलेक्शन भी हम ऐसे ही जीत रहे थे, वो तो हमारे साथ धांधली हो गई। भाई, जिस लेवल की धांधली 8 फरवरी को हुई है, पूरा पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया उसकी गवाह है, आलमी मुबस्सरीन उसके गवाह है। और उससे भी घिनौनी धांधली हुई है 21 अप्रैल 2024 में, अभी ये जो गुज़िश्ता इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन। तो PMLN अब ये बयानियां बना रही है कि अगर हमारा रास्ता ना रोका जाता ना तो हम 8 फरवरी को भी यही करते, यानी इसी नौयत की धांधली मजीद कर लेते, यानी उनका दिल ही नहीं भर रहा धांधली कर करके। और अब ये बयानियां बनाया जा रहा है कि मरियम नवाज की शायद कारकर्दगी बहुत अच्छी है, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये काम हो रहा है। तो रोटी आज भी लाहौर में या पंजाब में वो 16 रुपए की बेचने में नाकाम है। एक ही प्रोजेक्ट उठाया और वो भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ। यानी इमरान खान के दौर में जितने रुपए की रोटी थी, आज भी उतने रुपए की रोटी ये नहीं कर पा रहे। 2 साल इन्होंने इस मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है, तमाम चीजें महंगी कर दी हैं। किसान को इन्होंने बेचारे को गंदम की फरोख्त के अंदर रोल कर रख दिया। किसान के साथ इतना बुरा कभी किसी ने नहीं किया जितना मरियम नवाज ने किया है। और अब क्या हुआ है, चीनी भी 10 रुपए किलो महंगी हो गई है। रोटी को इन्होंने ड्रामा करके कहा जी हम 4 रुपए सस्ती कर रहे हैं, जो हुई कोई नहीं अभी तक। चीनी 10 रुपए किलो महंगी कर दी है। पेट्रोल जो है उसको 300 रुपए पे पहुंचा दिया है। लेकिन इसके बावजूद इनके दावे हैं कि ये बहुत अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं। पता नहीं कहां इनकी कारकर्दगी है। पाकिस्तान के आम आदमी के मुंह के आगे उन्हीं सहाफियों को माइक लेकर जाना चाहिए जो सहाफी इमरान खान के दौर में माइक उठाकर पाकिस्तानी अवाम के मुंह के आगे रखते थे और पूछते थे कि तब्दीली का मजा आ रहा है। अब जाकर जरा पूछें कि जनाब एक बारी फिर शेर हो गया, बताएं अब आपको क्या महसूस हो रहा है। जरा पूछें जाकर के मियाँ जदों आएगा तो लग पता जाएगा। तो लोगों को लग पता गया है या अभी तक नहीं लगा है? उन सहाफियों को चाहिए कि वो माइक लेकर निकले और जाकर पब्लिक से अब पूछे वही सवाल जो वो इमरान खान के दौर में पूछते थे। नाज़रीन, हालात ये पैदा हो गए हैं कि गुजरात में धांधली एक्सपोज करने की सजा यहां तक दी गई है कि एक सहाफ़ी को गिरफ्तार कर लिया गया और सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद भी किया गया है। कई जगहों के ऊपर ये रिपोर्ट हुआ है पंजाब में, क्योंकि जहां पे भी आप जाते हैं आपको बाहर निकाल दिया जाता है
और अगर कोई सहाफ़ी डट जाए कि जी मैंने अपनी ड्यूटी करनी है, तो फिर उसके साथ टॉर्चर किया जाता है या ज़बरदस्ती की जाती है। ये मियाँ फैमिली का पुराना एक रुझान है कि सहाफ़ियों भी अक्सर टॉर्चर कर देते थे। मुझे याद है मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करता रहा हूँ बहुत लंबा अरसा, तो मैं ये सारी चीज़ें फेस करता रहा हूँ खुद भी। तो वहाँ पे टॉर्चर किया गया, रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया, कैमरामैन को भी टॉर्चर किया गया, उसको भी गिरफ्तार किया गया। ये सिर्फ किस लिए किया गया? यानी मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मशाल यूसुफजई ने एक सहाफ़ी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया और जब तक माफ़ी नहीं मांगी, खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ियों ने माफ़ नहीं किया। उन्होंने माफ़ी मांगी, उसके बाद सुलह की। पहले बैरिस्टर खुद गए, बैरिस्टर साहब, उसके बाद जो है वो मिशाल यूसुफजई खुद गई, जाकर उन्होंने माफ़ी मांगी और उन्होंने उस सहाफ़ी के साथ सुलह की, तो सहाफ़ियों ने माफ़ी दी है। ये है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वहाँ के सहाफ़ी। अब आ जाए आप पंजाब में। पंजाब में सूरत हाल ये है कि पकड़ के जिसको मर्जी फैंटी लगा देते हैं, पर्चा दे देते हैं, अंदर कर देते हैं। मेरे ऊपर बम डाल दिया पकड़ के, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। प्रेस क्लब के अंदर जाके सहाफ़ियों के लिए आवाज़ उठाने के लिए जब कहा जाता है, तो वहाँ पे भी कोई सोच रहा होता है, कोई जवाब दे रहा होता है, कोई नहीं दे रहा होता। बहुत कम लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं। तो जब तक पंजाब के सहाफ़ी अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक उनके लिए कोई हुकूक मौजूद नहीं है। मैंने पहले भी कहा था ये आग सबके दरवाज़ों पे आएगी। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा घर नहीं सबका घर जलेगा। तो मेरी बात पे आज भी मैं कायम हूं। आपको मेरे नुक्ता नज़र से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मेरे बोलने का राइट कोई छीने, इसके ऊपर हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। क्योंकि इससे पहले जब भी किसी के बोलने का राइट छीना, मैंने उसके लिए आवाज़ उठाई है। राणा सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़े एतराफ़ किए हैं और बड़ा सनसनीखेज उनका इंटरव्यू है। उसके ऊपर मैं एक और वीलॉग करूंगा अगला, उसमें तफसीलात आपको बताऊंगा। लेकिन ये जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, इसने मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और इन सबके पोल खोल कर रख दिए हैं। नवाज शरीफ चीन जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बताता हूँ अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी।